हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। मैं मोहम्मद आसिफ और पाई स्टडी सर्कल के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 CBSE। और हमारी जो बुक है हमारी सेकंड, और बुक का जो टाइटल है वो है हमारा स्वतंत्र भारत में राजनीति, और चैप्टर नंबर 3 जिसका शीर्षक आपके सामने लिखा हुआ है नियोजन एवं विकास। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भी एक प्रीवियस लेक्चर आपके इसी चैप्टर को लेकर आपको बनाया गया था, पहुंचाया गया था आप तक, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें हमने अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। पृष्ठभूमि हम कर चुके थे अपने पिछले लेक्चर में। इसके अलावा हमने नियोजन किया था, योजना आयोग एवं नीति आयोग के बारे में भी हमने चर्चाएं की। आज हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में इस चैप्टर के अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर भारत की प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जिसके बारे में हम इस अपने लेक्चर के अंदर आपके साथ में चर्चा करेंगे। 3 प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं जो भारत में शुरुआत में प्रारंभ में बनी थी, जिसमें से पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना एवं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में इस लेक्चर के अंदर आपको बताया जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हमारी बनी थी वो हमारी बनी थी 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 में इसको बनाया गया, जबकि इसकी समाप्ति हुई थी 31 मार्च 1956 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र की प्रगति पर और कृषि क्षेत्र के सुधार पर प्राथमिकता दी गई, उस पर बल दिया गया। इसके अलावा हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वह 1 अप्रैल 1956 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 1961 में समाप्त हुई। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारी थी उसमें उद्योग क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया था। इसमें औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया। इसमें अनेक प्रकार के उद्योगों को स्थापित किया गया, जिसमें इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रेलवे, रसायन उद्योग आदि बड़े बड़े भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था। और सरकार के द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण पर एक भारी मात्रा में धन को खर्च किया गया। इसके अतिरिक्त तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1961 में प्रारंभ हुई और 31 मार्च 1966 तक यह पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में रही। और इस पंचवर्षीय योजना में भारत ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए कदम उठाए थे। तो ये भारत की महत्वपूर्ण प्रारंभिक 3 पंचवर्षीय योजनाएं हैं जिनके विषय में आपको बताया गया। इसके अतिरिक्त अन्य भी महत्वपूर्ण बिंदु पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर आपको बताए जा रहे हैं, जो आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि एक युवा अर्थशास्त्री थे, और प्रथम पंचवर्षीय योजना जब तैयार हो रही थी तो इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये जो युवा अर्थशास्त्री KN राज हैं, इनका भी योगदान रहा। और इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण रूप से इसमें जाना जाता है क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए अपने कुछ सुझाव दिए थे KN राज ने। और वो महत्वपूर्ण सुझाव क्या थे राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए, उनको इन बिंदुओं के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा है कि खर्च से अधिक बचत की प्रवृत्ति पर जोर देना चाहिए। KN राज जो कि एक युवा अर्थशास्त्री थे और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिनका योगदान था, उन्होंने राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए अपने कुछ सुझाव, कुछ ने अपने सजेशन दिए थे सरकार को, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हमें राष्ट्रीय आय में किस प्रकार से वृद्धि करनी चाहिए या कैसे हम अपनी राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु उन्होंने उसमें बताया था कि हमें बचत यानी सेविंग पर अधिक जोर देना चाहिए और व्यय यानी कि खर्च पर हमें कम बल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक दूसरी बात जो कही वो कही थी 2 दशक। 2 दशक का मतलब है 20 वर्ष, लगभग 2 दशक तक
हमें अपनी चाल को धीमा रखना चाहिए। हमें बहुत तेज़ी से अपना आर्थिक विकास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, धीमी गति के साथ में अपने आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा भी के.एन. राज ने अपने सुझाव में कहा था। इसके अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष है, जिसमें बताया गया कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपके सामने लिखी है, जो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1966 तक अपने अस्तित्व में रही, इसी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया गया कि इसके निर्माण में महान अर्थशास्त्री व सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस की उल्लेखनीय भूमिका रही। पीसी महालनोबिस जी भारत के एक सांख्यिकीविद माने जाते हैं, एक महान अर्थशास्त्री रहे हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण में इनका उल्लेखनीय और अभूतपूर्व योगदान रहा है, और यह पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, और इन्हीं के जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें पीसी महालनोबिस के विषय में बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारा एक इसी अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण एक बिंदु, एक हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति। हरित क्रांति से संबंधित बातों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ आपके समक्ष लिखा है कि भारत में खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए जो क्रांति आरंभ की गई, जिस क्रांति की शुरुआत की गई, उस क्रांति को ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत में अधिकांश आबादी, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही आश्रित है। अपना जीवन निर्वाह वो कृषि पर ही निर्भर रहकर कर रही है। इसीलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। लेकिन विडंबना और दुर्भाग्य ये रहा कि कृषि क्षेत्र निरंतर उपेक्षा का शिकार रहा। ब्रिटिश काल में भी कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मानसून आधारित कृषि का होना, परंपरागत तरीकों का कृषि में अपनाया जाना, तथा इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, तो उस विभाजन के कारण भी कृषि क्षेत्र को बहुत अधिक हानि झेलनी पड़ी थी। जूट जिस जमीन पर उत्पादित होता था, विभाजन के कारण लगभग आप देखेंगे कि 85% वह भूमि जिस पर जूट का उत्पादन होता था, वह बंटवारे में पाकिस्तान के पास चली गई। इसके अतिरिक्त लगभग 45% वह भूमि का हिस्सा जिस पर गेहूं का उत्पादन होता था, वह भी पाकिस्तान के पास चला गया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विभाजन की मार कृषि क्षेत्र को झेलनी पड़ी थी, और इसी कारण यह ज़रूरी हो गया था कि हमें कृषि के क्षेत्र में कुछ सुधार करने चाहिए। और इन्हीं सुधारों के क्रम में एक क्रांति भारत में हुई 1960 के दशक में, और इसी क्रांति को हमने हरित क्रांति का नाम दिया। और हरित क्रांति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि भारत में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए जो क्रांति की शुरुआत की गई, जिस क्रांति को शुरू किया गया, जिसका प्रारंभ किया गया, उसे ही हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के शुरुआत में हमारे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का एक उल्लेखनीय योगदान रहा है। कृषि वैज्ञानिक रहे, भारत के महान कृषि वैज्ञानिक, जिनका इसमें अहम योगदान रहा है, स्वामीनाथन जी। अब यहाँ हरित क्रांति में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सरकार ने इस हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए, क्या सरकार ने अपनी ओर से पहल की, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने कौन से स्टेप लिए, उनके बारे में हम इन बिंदुओं के माध्यम से आपके साथ में चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने लिखा है, सिंचाई परियोजनाओं में निवेश किया गया। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि भारत का जो कृषि क्षेत्र था वो मानसून आधारित माना जाता था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर मानी जाती थी। सिंचाई के लिए वर्षा के जल का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता था, लेकिन कई बार मानसून जब असफल हो जाता था तो उसका दुष्परिणाम कृषि क्षेत्र को भुगतना पड़ता था और उत्पादन में भी कमी आ जाती थी। इसीलिए भारत सरकार ने हरित क्रांति को सफल बनाने के उद्देश्य से सबसे पहला कदम यह उठाया कि सिंचाई के क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं में निवेश किया और पैसा उसमें लगाया।
इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं किसानों के लिए बैंकों से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई। किसान जो कि अभी तक साहूकारों से ऋण लेते थे और जहां पर उनको ऋण तो मिलता था लेकिन बहुत ऊंची ब्याज दर पर मिलता था, जिससे हमारे किसान कर्ज के जाल में फंस जाते थे और कर्जा इतना ज़्यादा होता था जिसकी वजह से किसानों को आत्महत्या भी करनी पड़ जाती थी। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने बैंकों से किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की ताकि किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध हो जाए। इसके अतिरिक्त अच्छे बीज जिनको HYV बीज कहा जाता है, इसके अलावा उर्वरक व रासायनिक खादें भी उपलब्ध कराई ताकि किसान कम समय में अच्छी पैदावार अपने खेत में कर सकें। किसानों को कीटनाशक दवाइयाँ दी गईं, वह कीट जो कि कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं, उन कीटों को मारने के लिए सरकार के द्वारा किसानों को ऐसी दवाइयाँ दी गईं जिनसे कि वो कीट मर जाएं और वो कीट कृषि को हानि ना पहुंचा पाएं। कीटनाशक दवाइयाँ भी उनको दी गई और खाद्यान्न पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सरकार ने निर्धारित किया। वह न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम जो सपोर्टिंग प्राइस होता है जो सरकार किसानों के लिए निर्धारित करती है उनकी उपज के लिए, इसकी भी सरकार ने व्यवस्था की। MSP जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं उसका निर्धारण कर दिया खाद्यान्न के लिए। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम। इस हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम क्या निकल कर आए, तो पहला बिंदु है खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया। भारत में जो गेहूं चावल की कमी थी, खाद्यान्न की कमी थी, अब उसकी कोई भी कमी नहीं रही। ये एक सकारात्मक बिंदु इस हरित क्रांति का सामने है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में आय में वृद्धि हुई। भाई जब कृषि क्षेत्र का विकास होगा तो किसानों की आय भी बढ़ेगी, किसानों की जेब में रकम आएगी, ग्रामीण आय में वृद्धि होगी, किसानों के अंदर खुशहाली आएगी, तो वो हुआ। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न के आयात में कमी के कारण विदेशी पूंजी की भी बचत हुई। हमारा जो ज़्यादातर पैसा था वो गेहूं और चावल को खरीदने में ही खर्च हो जाता था, लेकिन जब हमारे यहाँ हरित क्रांति हो गई तो अब हमें गेहूं चावल दूसरे देश से खरीदने की क्या ज़रूरत है। और जब हम खरीदेंगे नहीं तो हमारा पैसा बचेगा, जो किस पर खर्चा होता था, जो गेहूं और चावल पर खर्चा होता था। तो खाद्यान्न के आयात में कमी जब आई तो विदेशी पूंजी की भी बचत हुई। अब हम उसको दूसरे क्षेत्रों में उपयोग कर सकते थे। इसके अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे वो आर्थिक रूप से संपन्न हुए इस हरित क्रांति के कारण। हरियाणा विशेषकर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे वो अमीर हुए, उनकी आय में वृद्धि हुई, वह संपन्न हुए। ये भी हरित क्रांति का एक सकारात्मक परिणाम है। इसके अतिरिक्त जब हरित क्रांति के कुछ सकारात्मक परिणाम हैं तो कुछ नकारात्मक परिणाम भी रहे हैं, और वो नकारात्मक परिणाम क्या रहे हैं वो आपके समक्ष हैं। सबसे पहला बिंदु, ग्रामीण क्षेत्रों में अमीर गरीब किसानों के बीच खाई चौड़ी हो गई। अमीर किसान और अमीर हुए हरित क्रांति के द्वारा, गरीब किसान और गरीब हुए, जिससे अमीर और गरीब किसानों के बीच में जो आर्थिक असमानता थी, जो उनके बीच में गरीबी की और अमीरी की खाई थी, वो कम होने के बजाय और ज़्यादा चौड़ी हो गई। इसके अलावा हरित क्रांति से कृषक मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कृषि मजदूर कौन है? जिनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है लेकिन वो दूसरों की ज़मीन पर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे कृषि मजदूरों की स्थिति में हरित क्रांति से कोई भी सुधार नहीं आया। जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो पहले से ही अमीर थे, संपन्न थे, वो और ज़्यादा अमीर हुए। इसके अतिरिक्त खेतीहर मजदूर भूस्वामियों के खिलाफ लामबंद हुए। जो खेतीहर मजदूर थे, जो दूसरों की ज़मीनों पर खेती कर रहे हैं, वह भूस्वामियों के खिलाफ इकट्ठा होने लगे। उनमें जमींदारों के खिलाफ गुस्सा पैदा होने लगा। हरित क्रांति से एक यह भी कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि हुई हरित क्रांति के द्वारा। जैसा मैंने बताया अभी कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को तो इससे भरपूर लाभ हुआ, लेकिन जो अन्य क्षेत्र थे, जो अन्य राज्य थे, वह इसके लाभों से वंचित रहे। उनको इतना लाभ नहीं हो पाया जितना कि हरियाणा, पंजाब और अन्य
जो उत्तर प्रदेश है उसको मिला, इतना अन्य राज्यों को उससे लाभ नहीं मिला, वह उसके लाभ से वंचित रहे हैं। तो ये हरित क्रांति के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको मिली है। ये इसकी परिभाषा है, ये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए उसके बारे में बताया गया है। हरित क्रांति के क्या सकारात्मक परिणाम रहे, हरित क्रांति के क्या नकारात्मक परिणाम रहे, इसके बारे में हमने इस लेक्चर के अंदर आपके साथ में डिस्कस किया है। आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदा देगी आपकी। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर का नाम है नियोजन एवं विकास। इसी का हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है। इसके बाद में आपका ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर का जो लास्ट आपका पॉइंट है, जो लास्ट टॉपिक है, वो है आपका वाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति पढ़ाने से पहले सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि श्वेत क्रांति का मतलब क्या होता है, श्वेत क्रांति है क्या। श्वेत मीन्स कि आपको पता है कि जो हमारा दूध है, दूध का जो कलर होता है वो क्या होता है, वाइट होता है ना। तो उसी वाइट कलर को लेकर ये एक नया नाम दिया गया, एक नए प्रकार का नाम इसको प्रदान किया गया, ठीक है, श्वेत क्रांति या वाइट रेवोल्यूशन। यहाँ पर श्वेत क्रांति से अभिप्राय क्या है वो हम पता करेंगे। श्वेत क्रांति से अभिप्राय कि दूध के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, दूध के उत्पादन में जो प्रगति हुई है, उसी को हमने श्वेत क्रांति के नाम से जाना, ठीक है। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये क्रांति की गई थी, ठीक है। दूध के क्षेत्र में प्रगति या दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिस क्रांति की शुरुआत की गई 1970 में, उसी क्रांति को कहा गया, उस क्रांति को हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई श्वेत क्रांति चलो 1970 में हुई। श्वेत क्रांति का मतलब है दूध के क्षेत्र में प्रगति, दूध के उत्पादन को बढ़ाना। लेकिन इसके जो जनक हैं वो कौन हैं, है ना। तो इसके जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं हमारे प्रोफेसर वर्गीस कुरियन, ठीक है। वर्गीस कुरियन जी ने इसकी शुरुआत की थी। श्वेत क्रांति के जनक इसीलिए इनको कहा जाता है, और इनको कहा जाता है द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ठीक। ये इनका एक टाइटल इनको दिया गया, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, वर्गीस कुरियन जी, ठीक है, जिन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत की। श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के संस्थापक इनको कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो इन्होंने नेतृत्व किया इस श्वेत क्रांति का, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत हुई भारत का एक प्रांत गुजरात, और गुजरात में एक शहर है, कौन सा शहर है? आणंद शहर। गुजरात में आणंद शहर है जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, जहाँ से इसका प्रारंभ होता है प्रोफेसर वर्गीस कुरियन जी के नेतृत्व में, जिनको द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, इसका एक दूसरा अन्य नाम है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड नाम का एक कार्यक्रम जिसको श्वेत क्रांति कह रहे हैं, ठीक है, इसकी शुरुआत वर्गीस कुरियन जी के नेतृत्व में गुजरात के आणंद नामक शहर से हुई थी, ठीक है। इसमें कुरियन ने दूध उत्पादकों का एक सहकारी संघ बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है, एक कोऑपरेटिव, एक यूनियन बनाया दूध उत्पादकों का, जो दूध का उत्पादन करने वाले लोग हैं, जिनको हम अपनी सामान्य भाषा में तो दूधिया भी कहते हैं, लेकिन इसको दूध उत्पादक कहा जाता है। इन दूध उत्पादकों का एक सहकारी संघ स्थापित किया कुरियन जी ने, जिसकी शुरुआत एक ग्रामीण सहकारी संघ के रूप में हुई थी। एक ग्रामीण सहकारी संघ के रूप में इस सहकारी संघ की स्थापना की गई थी। इस उत्पादक संघ से आज आप देखोगे जो उत्पादक संघ था दूध उत्पादकों का, जो सहकारी संघ है कुरियन जी द्वारा बनाया गया था, जब इसको शुरू किया गया तो शुरुआत में इसमें कम दूध उत्पादक जुड़े होंगे, लेकिन आज अगर आप वर्तमान में देखोगे तो लाखों की संख्या में दूध उत्पादक जुड़ चुके हैं इस सहकारी संघ के साथ, जिसकी शुरुआत एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में हुई थी सहकारी संघ की। यहाँ देख रहे हैं आप श्वेत क्रांति के लाभ। श्वेत क्रांति के लाभ बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही उल्लेखनीय है, और इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि श्वेत क्रांति का जो सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण लाभ रहा वो ये रहा कि दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि हो गई। जो दूध उत्पादक होते हैं हमारे, जिनकी आय अभी तक बहुत ही कम थी, जिनकी प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी गिरावट देखी जाती थी, उन दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि हुई, उनको लाभ हुआ,
उनकी इनकम बढ़ गई। ये एक पहला महत्वपूर्ण सकारात्मक लाभ श्वेत क्रांति का देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे दूध उत्पादन में वृद्धि। भाई अच्छी नस्ल के जो ज़्यादा दूध देने वाले अच्छी नस्ल के पशु थे, गाय भैंसें थीं, उनको पाला गया, उनको अच्छी किस्म का चारा खिलाया गया, तो इससे क्या हुआ, उसका परिणाम ये निकल कर आया कि जो दूध का उत्पादन अभी तक हमारा बहुत कम हुआ करता था, अब उस दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई, वृद्धि हो गई। इसके अलावा दूध से संबंधित नए नए उद्योगों की स्थापना हुई। आपको पता है कि दूध जो होता है, दूध से बहुत सारी और भी वैरायटीज़ बन सकती हैं, जैसे कि मक्खन भी बन सकता है, पनीर भी बन सकता है, आइसक्रीम्स बन सकती हैं। तो इस तरीके के नए नए प्रकार के जो दूध से उत्पादित होने वाले जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनसे संबंधित नए नए उद्योगों की भी क्या की गई, स्थापना की गई। इसके अलावा ग्रामीण लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो पाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी की एक समस्या थी, कुछ हद तक आप देखोगे कि उस बेरोजगारी की समस्या का निदान हो सका और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त हो पाए। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, और बिना किसी देरी के यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को बहुत जल्दी आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी।